मेरे सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग वही पुरानी चीज डिस्कस करेंगे जो चली आ रही थी, लिटरेरी टर्म। अगर हम लिटरेरी टर्म की बात करते हैं तो 1 से लेकर के 40 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज 40 से लेकर के 60 तक यानी कि 20 लिटरेरी टर्म डिस्कस करेंगे। और ये जो सीरीज है ना, वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस की सीरीज है, जिसमें हम लगभग 500 लिटरेरी टर्म आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। लेकिन आज की वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं एक बात बता दूं आप लोगों के लिए कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक अपना टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से जाकर के आप हमसे टेलीग्राम के चैनल पर भी जुड़ सकते हो। तो चलो शुरुआत करें। फिलहाल देखो 40 नंबर पे यहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम आपको बता देते हैं। एक शब्द आया आपके सामने, बैकलेश। देखिए ये बैकलेश क्या है, एक शब्द है, एक लिटरेरी टर्म है। इसको क्वाइन किसने किया, ये बात पूछी गई है। बोले इस शब्द को क्वाइन करने वाला व्यक्ति कौन है। और दूसरी चीज है इसमें ध्यान देने वाली बात कि फॉर अ स्ट्रेटजी डेट ब्लेम्स, इसी ब्लैकलिस्ट जो टर्म दिया गया था उसमें क्या होता है कि ब्लेम किया जाता है, दोष लगाया जाता है द विक्टिम्स। जो विक्टिम है, जो जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, विक्टिम जो होता है उसी को दोषी ठहराया जाता है बाय सजेस्टिंग दैट वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट। ये एक आंदोलन का नाम है, एक वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट चला था, उसका नाम है इज इटसेल्फ, अपने आप में द कॉज ऑफ मैनी। कॉज मीन्स कारण थे, ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याओं का, डेट प्लेग वुमेन। तो देखो मतलब क्या हुआ, जरा आपके सामने 2 मिनट का बस वक्त है, उसमें देख लीजिएगा। मैं तब तक आपको और एक्सप्लेन करता चल रहा हूं कि इसमें क्या कहा गया है। किसने एक ऐसी रणनीति के लिए, एक ऐसी स्ट्रैटेजी के लिए, फॉर अ स्ट्रैटेजी, एक ऐसी स्ट्रैटेजी के लिए बैकलेस शब्द को क्वाइन किया जो पीड़ितों को दोष देती है, जो सिर्फ किसको ब्लेम करती है, दोष देती है किसको भैया, विक्टिम्स को। और किस तरीके से ये सुझाव देकर कि महिला मुक्ति आंदोलन ही महिलाओं को परेशान करने वाली कई समस्याओं का कारण है। मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट इज द इटसेल्फ, अपने आप में कॉज था मैनी प्रॉब्लम्स डेट प्लेग वुमेन, यानी कि ये महिला मुक्ति आंदोलन ही महिलाओं को परेशान करने वाली कई समस्याओं का कारण था, महिलाओं को परेशान करने वाली कई समस्याओं का कारण था। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया बस उसका जवाब देना है कि ये किसने क्वाइन किया। देखो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इन्हीं में से एक ऑप्शन आपका क्या सही है। सुसान फालूदी का नाम सुना होगा, सुसान फालूदी, ठीक है, इन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया है। अब इसके बारे में इन्होंने कौन सी पुस्तक में इस टर्म को क्वाइन किया सुसान फालूदी ने, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सुसान फालूदी की एक बुक थी अनडिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट अमेरिकन वुमेन, उसमें 1991 की एक पुस्तक है, ठीक है, जिसमें लेखक 1970 के नारीवाद के प्रगति के खिलाफ मीडिया द्वारा जो संचालित बैकलैश के अस्तित्व के साक्ष्य का प्रदर्शन जो है वो प्रस्तुत करती हैं। तो ध्यान बनाए रखना, कौन सा, बैकलैश द अनडिक्लेयर्ड वार, ये इनकी पुस्तक का नाम था, अगेंस्ट अमेरिकन वुमेन, सुसान फालूदी। अगला 41 नंबर पे देखो भैया, 41 नंबर पे अगर हम बात करें, 41 नंबर पे उन्होंने एक शब्द और आया है 41 नंबर पे, जरा देखिएगा। व्हाट इज द टर्म दैट फौकॉल्ट इंट्रोड्यूस, जिसको फौकॉल्ट ने इंट्रोड्यूस किया इन हिज बुक, अपनी एक पुस्तक में, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स। किसमें भैया, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, बीच में जो रेफर करती है टू द ऑर्डरली अनकॉन्शियस स्ट्रक्चर्स अंडरलाइंग the production of knowledge in a particular time and place। मतलब ये हुआ भैया इसका, फौकॉल्ट की एक पुस्तक थी, अपनी पुस्तक द ऑर्डर ऑफ थिंग्स में किस शब्द का परिचय दिया है, जो एक विशेष समय या स्थान में ज्ञान के उत्पादन के तहत व्यवस्थित यानी कि अनकॉन्शियस संरचनाओं को संदर्भित करता है, अंडरलाइंग द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज इन अ पार्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। तो देखो
वो कौन थे? यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। सही ऑप्शन का आपको क्या करना है? चुनाव करना है। तो वो टर्म फौकॉल्ट के द्वारा कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया था? वो टर्म था, उस टर्म का नाम था, उस शब्द का नाम था एपिस्टीम। क्या नाम था भैया? एपिस्टीम। एपिस्टीम वह शब्द है जिसे फौकॉल्ट ने अपनी पुस्तक हे ऑर्डर ऑफ थिंग्स में पेश किया था। एक पुस्तक का नाम था इनका हे ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ध्यान बनाए रखना। ठीक है, चलो आगे। 42 नंबर पे अगर हम बात करें, 42 नंबर पे अगर हम बात करें तो गायत्री चक्रवर्ती इस पे बैक इंट्रोड्यूस द मेजर कॉन्सेप्ट। इनके द्वारा भी भैया ये एक नाम है और इनके द्वारा एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था, एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, थ्रू विच जिसके माध्यम से माइनॉरिटी ग्रुप्स ओके नेशनैलिटीज mobilize themselves on the basis of shared gendered, cultural or political identity. What is it? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। उन्होंने ये बताया कि जो गायत्री चक्रवर्ती इस पे बैक ने एक आंसर किया था, ठीक है, और किसका समझिएगा, एक औपनिवेशिक सिद्धांत नहीं होता है। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी को हम हिंदी में कहते हैं औपनिवेशिक सिद्धांत, थ्रू विच, और इस औपनिवेशिक इस पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के माध्यम से एक प्रमुख अवधारणा पेश की गई थी, जिसके माध्यम से जितने भी हमारे माइनॉरिटी ग्रुप थे, यानी कि माइनॉरिटी से आपका अल्पसंख्यक समूह कह सकते हो, या राष्ट्रीयता साझा करने वाले जो लिंग थे, that means nationalities mobilize themselves on the basis of shared gendered, cultural, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, यानी कि सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान के आधार पर खुद को संगठित करती हैं। व्हाट इज इट? क्वेश्चन यहां से, व्हाट इज इट, ये क्या है? तो इस शब्द को आप कौन सा शब्द दोगे? गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में, मेजर कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का आपको नाम बताना है। तो कौन सा? स्ट्रैटेजिक एसेंशियलिज्म। कौन सा कॉन्सेप्ट है? स्ट्रैटेजिक एसेंशियलिज्म। ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक के द्वारा। हम हर एक क्वेश्चन ऐसा, चाहे यहां पर हमने क्या बताया, एक एक क्वेश्चन आपका जो है वो आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इन्हें समझते चलिएगा। अ कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है ओके, प्रोपाउंडेड बाय आ होमी के भाभा, एक होमी के भाभा हैं, उनके द्वारा इस कॉन्सेप्ट को प्रोपाउंड किया गया इन आ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। किस में? पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में, विच मीन्स जो इज अ साइन ऑफ डबल आर्टिकुलेशन, अ स्ट्रेटजी विच एप्रोप्रिएट द अदर एज, जैसा कि इट विजुअलाइज पावर एज। मतलब क्या हुआ, जरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पर ये जो भी हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, प्रोपाउंड किया गया था किसके? होमी के भाभा के द्वारा, और बात वही की गई है ये कॉन्सेप्ट पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में, विच इज अ साइन ऑफ डबल आर्टिकुलेशन। अब आपको ये बताना है, जो एक ऐसी होमी के भाभा के द्वारा जो एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, एक अवधारणा जो दोहरी अभिव्यक्ति का संकेत है। क्या कहा? डबल आर्टिकुलेशन का मतलब होता है दोहरी अभिव्यक्ति, अ स्ट्रैटेजी विच अपोप्रिएट द ऑर्डर, और एक ऐसी रणनीति, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो दूसरे को विनियोजित करती हो, क्योंकि ये शक्ति की कल्पना करती है। एज इट विजुअलाइज मीन्स कल्पना करती है किस चीज की? पावर की। इज मीन्स है, उसको हम क्या कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं जो होमी के भाभा के द्वारा दिया गया। एक अभी गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक के द्वारा बताया गया था कि पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट दिया गया था। अब आपको बताना है होमी के भाभा के द्वारा कौन सा कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड किया गया, प्रतिपादित किया गया पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में। तो और जिसका मतलब क्या है? साइन ऑफ डबल आर्टिकुलेशन, स्ट्रेटजी विच अपोप्रिएट द ऑर्डर एज इट विजुअलाइज पावर इज। वो कौन सा है? मिमिक्री है, लिमिनेनिटी है, या हाइब्रिडिटी है, या एम्बिवलेंस है? तो कौन सी है? तो एक मिमिक्री। कौन सी? मिमिक्री की बात करेंगे, मिमिक्री।
जो जैक्स लैलन ने दावा किया था कि मिमिक्री क्या है, ये हम लोग क्या करते हैं कि इमिटेशन करते हैं उसमें, तो ये वाला कॉन्सेप्ट ए। अगला जाइएगा 44 नंबर पे, अगर हम बात करें तो एक टर्म आया है, ये बहुत इजी है भाई, सबको पता होगा। हु कॉइन द टर्म जेंडर परफॉर्मेमिटी, ठीक है, ये परफॉर्मेटिविटी जो शब्द है, ये जेंडर परफॉर्मेटिविटी, ये शब्द किसके द्वारा कॉइन किया गया था? ये कई बार और इंपॉर्टेंट भी है जेंडर परफॉर्मेटिविटी, ठीक है, परफॉर्मेटिविटी यार कर लेना, कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन बड़ा टफ हो जाता है, आप लोग समझिए, ठीक है। परफॉर्मेटिविटी ये शब्द किसके द्वारा क्वाइन किया गया? तो ये बहुत ही कई बार आपका उसमें भी, इसे हम कहते हैं परफॉर्मेबिलिटी, यानी कि प्रदर्शनशीलता कहा जाता है, ठीक है, यानी कि लिंग प्रदर्शनशीलता। ये किसने क्वाइन किया था, आपको ये बताना है। तो एक थे जुडिथ बटलर, कौन? जुडिथ बटलर के द्वारा इसको क्वाइन किया गया था, ई, ठीक है, जुडिथ बटलर के द्वारा जेंडर परफॉर्मेटिविटी एक ऐसा शब्द है जिसका पहली बार नारीवादी दार्शनिक, एक थी नारीवादी दार्शनिक जुडिथ बटलर, उन्होंने 1990 में इनकी एक किताब आई थी जेंडर ट्रबल करके जेंडर ट्रबल करके 1990 में, ठीक है, उसमें इसको क्वाइन किया गया था। आगे देखो नेक्स्ट, हु सेड दैट, ये किसने कहा देयर इज नथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट, ये किसने कहा देयर इज नथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट, ये कहने वाला व्यक्ति कौन है? तो बता दो ये कहने वाला व्यक्ति कौन है? जैकस डेरिडा है, कौन है? क्लिंट ब्रूक। तो आपको बताना है, जैकस डेरिडा ही है। कौन है भैया? जैकस डेरिडा ही है। जैकस डेरिडा ने कहा था देयर इज नथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, किसके द्वारा कहा गया? जैकस डेरिडा। नेक्स्ट देखो 46 नंबर पे आपके सामने एक और अच्छा सा सवाल है, देखिएगा, द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज व्हाट वी मे कॉल द क्रिएटिविटी ऑफ लैंग्वेज। क्या? क्रिएटिविटी ऑफ लैंग्वेज, दैट इज द स्पीकर्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू सेंटेंस। दिस इज अ कोट बाय, ये कोट किसके द्वारा कहा गया? एंड हु इज हियर टॉकिंग अबाउट, और वो किसके बारे में बात? टॉकिंग अबाउट दी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। ओके, तो आपको यहां पर बताना है, यहां पे ये बात की गई भाषाई क्षमता, यानी कि द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब होता है भाषाई क्षमता, इज व्हाट वी मे कॉल द क्रिएटिविटी ऑफ लैंग्वेज, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी ऑफ लैंग्वेज, भाषा की रचनात्मकता कह सकते हैं, जो कि वक्ता के नए वाक्यों का निर्माण करने की क्षमता करती है। डेट का मतलब यहाँ पे जो होगा, जो कि इज द स्पीकर्स एबिलिटी, यहां पर स्पीकर की एबिलिटी, योग्यता को प्रोड्यूस करती है न्यू सेंटेंसेस में। दिस इज द कोट बाय, ये कोट किसके द्वारा कहा गया? और जिसके बारे में बात कर रहे हैं भाई क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। एक आपने पढ़ा होगा नोम चोमेस्की का सिद्धांत, नोम चोमेस्की, ठीक है, उन्होंने जनरेटिव कैपेसिटी की बात की थी, नोम चोमेस्की, ठीक है, नोम चोमेस्की के द्वारा यह बताया गया, जो यहां मानव भाषा की उत्पादक क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं। मानव क्षमता की उत्पादक क्षमता, यानी कि द एबिलिटी प्रोड्यूस बाय क्रिएटिविटी ऑफ लैंग्वेज। 47 नंबर पे देखिए, 47 नंबर पे कौन सा है आपके सामने? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट वाज not included in those that I.A. Richards used to substantiate interpret criticism। मतलब पहले आप इसको जान लो, पहले आप इसके ऑप्शन पढ़ लो, मैं तब तक इसका मतलब आपको बताता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा उनमें शामिल नहीं थी? बाज नॉट इंक्लूडेड, शामिल नहीं थी, इन दोज, उनमें, डेट आई ए रिचार्ड यूज्ड, जिसमें आई ए
रिचार्ड्स ने यूज किया था टू सबस्टिएट इंटरप्रेटेड क्रिटिसिज्म, यानी कि आइए रिचार्ड्स व्याख्यात्मक आलोचना की पुष्टि करते हैं किसमें, तो आपको बताना है इसका कौन सा हो जाएगा। ओके, डी, आइए रिचार्ड्स ने किसमें, पेस्टिक। ठीक है, आइए रिचार्ड्स का जन्म कोई बताएगा कब हुआ था, ध्यान बनाए रखना, आइए रिचार्ड्स का जन्म 1893 में हुआ था। ठीक है, और 1979 में ये इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक अंग्रेजी शिक्षक थे, ध्यान बनाए रखना, साहित्यिक आलोचना बयानबाजी करने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं आइए रिचार्ड्स। चलो अगला देखो क्वेश्चन कौन सा है। 47 के बाद 48 नंबर पे, 47 के बाद 48 नंबर पे, दी टर्म, आपको वो टर्म बताना है डेट जॉन रस्किन क्वाइंड। अब देखो यहां पर एक नाम आया है जॉन रस्किन का, उन्होंने क्वाइन किया है, ऐसा कौन सा टर्म, ऐसा कौन सा शब्द जॉन रस्किन के द्वारा क्वाइन किया गया टू डिस्क्राइब करने के लिए, क्या चीज डिस्क्राइब करने के लिए, दी एस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन इमोशंस टू inanimate object and impersonal natural forces is called। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो हम अगर बात करेंगे, जॉन रस्किन ने निर्जीव वस्तुओं और ये जो अभिव्यक्तिक प्राकृतिक चीजें होती हैं, निर्जीव वस्तुओं से मतलब ये होता है कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और इम्पर्सनल नेचुरल फोर्सेस, इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक जो शक्तियों के लिए मानवीय भावनाओं का आरोपण करने का वर्णन करते हैं, और किसमें वर्णन करते हैं, किसमें डिस्क्राइब करते हैं इस चीज को, वो टर्म बताना है आपको। तो वो टर्म हमारा क्या है, वो टर्म हमारा क्या है, पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी क्या टर्म है, पैथेटिक फैलेसी, जो कि निर्जीव वस्तुओं के लिए मानवीय भावनाओं का असाइनमेंट, जैसा कि विक्टोरियन साहित्य के आलोचक रहे हैं, ये विक्टोरियन एज के एक बहुत अच्छे आलोचक हैं जॉन रस्किन, इनके द्वारा इसको क्वाइन किया गया था पैथेटिक फैलेसी को, जॉन रस्किन, ध्यान बनाए रखना, जॉन रस्किन, पैथेटिक फैलेसी। 49, मैच द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट विद देयर राइटर हु इंट्रोड्यूस द टर्म। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टच स्टोन मेथड को किसने, ये आपके सामने है, टच स्टोन मेथड किसने कॉइन किया, इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया। ओके, इंटेंशनल फैलेसी के कॉन्सेप्ट को किसने दिया दोस्तों। इसके बाद दी हर्सी ऑफ पैराफ्रेज के कॉन्सेप्ट को किसने दिया, और डिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को किसने दिया। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने, ये अभी तितिर बितिर हैं, इनको सही तरीके से मैं यहां पर आपको ऑप्शन में लेकर आ रहा हूं। देखो, सबसे पहले अगर हम टच स्टोन मेथड की बात करें तो इस ऑप्शन को देने वाले, इस कॉन्सेप्ट को देने वाले का नाम है मैथ्यू अर्नोल्ड। क्या नाम है भैया, मैथ्यू अर्नोल्ड, ध्यान बनाए रखना, मैथ्यू अर्नोल्ड। अगला हम बात करें इंटेंशनल फैलेसी को बिमसेट एंड ब्रैडस्ले ने, किसने, बिमसेट और ब्रैडस्ले ने कौन से इंटेंशनल फैलेसी को दिया था। दी हियर्सी पैराफ्रेज को क्लिनिथ ब्रूक के द्वारा दिया गया, किसके, क्लिनिथ ब्रूक के द्वारा, और डिस एसोसिएशन सेंसिबिलिटी ऑफ सेंसिबिलिटी, तो ये टी.एस. इलियट के द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, टी.एस. इलियट के द्वारा। डिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी होगा, डिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी होगा, थोड़ा गलत लिख गया, डिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी होगा, डिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, टी.एस. इलियट। ये पीडीएफ आपकी खत्म हुई, इसके बाद हम दूसरी पीडीएफ अभी निकाल रहे हैं, उसमें से 10 करा देते हैं आपको। 10 इसमें से कर लो, 49 तक हो गए, 50 यहां से कर लो। देखो दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा होगा, यहां पर समझिएगा, पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ दी नोटेबल, ओके, डिकोटोमी वाज नॉट प्रोपाउंडेड बाय फर्डिनेंड सॉसर। तो आप 1 मिनट के लिए इसको पढ़िए और आंसर करिए।
तो इसमें जो डाइकोटोमी शब्द आपको दिया गया है आप देख पा रहे होंगे, ये जो डाइकोटोमी है ये दो भागों में, डाइकोटोमी का मतलब ही होता है किसी चीज को दो भागों में डिवाइड करना, बांटना। तो उन्होंने ये पूछा विच ऑफ द नोटेबल डाइकोटोमी वाज नॉट प्रोपाउंडेड बाय फर्डिनेंड सॉसर। फर्डिनेंड सॉसर के द्वारा कौन सा डाइकोटोमी जो है वो प्रोपाउंड नहीं किया गया, प्रतिपादित नहीं किया गया। तो भाई कौन सा नहीं किया, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट प्रोपाउंड नहीं किया गया। बाकी फर्डिनेंड सॉसर के द्वारा लैंग्वेज एंड लैग्यू एंड पैरोल भी, ठीक है, सिग्निफियर एंड सिग्निफाइड, इसके बाद में सिनेक्रोमी एंड डाइक्रोनी, ये सभी उनके द्वारा प्रतिपादित किए गए, ठीक है। सिंक्रोनी और डाइक्रोनी ये भी इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किए गए। तो एक दो तीन ये तीनों किए गए हैं फर्डिनेंड सॉसर के द्वारा, लेकिन सिग्निफियर और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट को नहीं किया गया। ध्यान से सुनिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक दो तीन ये ओके डाइकोटोमी प्रोपाउंड किए गए हैं किसके द्वारा, फर्डिनेंड सॉसर के द्वारा, लेकिन कौन नहीं किया गया है, तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट को नहीं किया गया है। तो ध्यान बनाए रखना, अगर इस तरीके से ऑप्शन आ जाए तो आप इसको समझ लीजिएगा। लैग्वे और पैरोल को, पहला लैग्वे और पैरोल को, दूसरा सिग्निफियर और सिग्निफाइड को, तीसरा अगर हम बात करें यानी कि डी ऑप्शन पे, तो डी ऑप्शन पे सिंक्रोनी एंड डाइक्रोनी, ठीक है, सिंक्रोनी एंड डाइक्रोनी, इन सब को प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा, फर्डिनेंड सॉसर। अब तो डिटेल हो गया। नेक्स्ट, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ नोटेबल डाइकोटोमी वाज नॉट प्रोपाउंडेड बाय फर्डिनेंड डी सॉसर, ओके, व्हाइल टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट बाय प्रोपाउंडेड। अब आपके सामने ये भी आएगा कि चलो लैंग्यू एंड पैरोल, सिग्निफियर एंड सिग्निफाइड, सिनेक्रोमी और डाइक्रोमी, ये तो हमारे फर्डिनेंड डी सॉसर के द्वारा प्रोपाउंड किए गए। प्रोपाउंड का मतलब होता है प्रतिपादित, प्रतिपादित कहते नहीं, ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो प्रतिपादित। और लेकिन ये जो टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट है ये जो प्रतिपादित किया गया वो जॉर्ज स्टीनियर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। फर्डिनेंड सॉसर व्यूज लैंग्वेज एज हैविंग अ इनर डुअलिटी which is manifestation by the interaction of the synochronic and diachronic, ठीक है, लैंग्यू एंड पैरोल, सिग्निफियर एंड सिग्निफाइड, सब चीजें मैं बता चुका हूं। अगला देखो, नेक्स्ट 51 नंबर की अगर हम बात करें, 51 नंबर में अगर हम बात करें तो 51 में देखो उन्होंने लिखा मार्क्डनेस, एक शब्द आया है भाई आपके सामने जिसका मतलब होता है दोस्तों चिन्ह, जिस मार्क्डनेस जिसका मतलब क्या होता है, चिन्ह, ठीक है। अ स्टेट ऑफ स्टैंडिंग आउट एज नॉन टिपिकल वाज द फॉर्मलिस्ट कॉन्सेप्ट कैटेगराइज्ड बाय, चार ऑप्शन फिर आपके सामने है और ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया है कि मार्क्डनेस थ्योरी किसके द्वारा दी गई। तो मार्क्डनेस थ्योरी के बारे में आपको बताना है, जो कि एक गैर विशिष्ट के रूप में यानी कि नॉन टिपिकल के रूप में खड़ा होता है, खड़े होने की स्थिति में एक औपचारिकतावादी अवधारणा थी जिसको वर्गीकृत किया गया। आपको बस इतना बताना है कि बाज फार्मलिस्ट कॉन्सेप्ट कैटेगराइज्ड बाय किसके द्वारा, तो डी ऑप्शन रोमन जैकोब्सन। कौन थे, रोमन जैकोब्सन। यानी कि ये जो मार्क्डनेस थ्योरी है वो एज रोमन जैकोब्सन ने कंसीव की थी। इसको किसने कंसीव किया था दोस्तों, रोमन जैकोब्सन की कल्पना थी। कंसीव्ड का मतलब होता है कल्पना, कंसीव्ड का मतलब होता है दोस्तों कल्पना। तो एक किसकी कल्पना थी, यानी कि मार्क्डनेस थ्योरी की कल्पना किसने की थी, रोमन जैकोब्सन ने। इज अ क्वालिटेटिव थ्योरी ऑफ अपोजिशनल बाइनरी रिलेशंस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है, अपोजिशन बाइनरी रिलेशंस को डिस्क्राइब करता है। अगला, नॉर्थरोप फ्राई इज द फर्स्ट बुक fearful symmetry
reinterpreted the theory of. Northrop Frye is the first book. Fearful Symmetry reinterpreted the theory of. तो 52 नंबर पे अगर बात करें कि जो नॉर्थरोप फ्राई ने अपनी पहली पुस्तक फियरफुल सिमेट्री में किसकी कविता की पुनर्व्याख्या की, कौन सी री इंटरप्रिटेड पुनर्व्याख्या की, द पोएट्री ऑफ, किसके पोएट्री की, तो सी विलियम ब्लैक की पोएट्री की पुनर्व्याख्या की थी फियरफुल सिमेट्री। ओके, अपनी एक इनकी पुस्तक थी नॉर्थरोप फ्राई की जिसका नाम था फियरफुल सिमेट्री। क्या नाम था भैया? फियरफुल सिमेट्री। किसकी पुस्तक है? नॉर्थन फ्राई की। और इसमें री इंटरप्रिटेट किया था, पुनर्व्याख्या की थी पोएट्री ऑफ, किसकी पोएट्री की? विलियम ब्लैक की पोएट्री की। तो यहां से आप पढ़ लीजिएगा, ये जो फियरफुल सिमेट्री है, स्टडी ऑफ विलियम ब्लैक्स इज आ 1947 बुक बाय कनेडियन लिटरेरी, एक कनाडा के लिटरेरी क्रिटिक थे नॉर्थरोप फ्राई, उन्होंने इस पर वर्क किया था, किसके ऊपर? जो है विलियम ब्लैक की पोएट्री के ऊपर। ठीक है, 1947 की बुक है, बस ये ध्यान बनाए रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें 53 नंबर पे, तो 53 नंबर पे देखिएगा, द लिटरेरी प्रिंसिपल ऑफ पैराडॉक्स, द फर्स्ट फोर ग्राउंडेड बाय। जो लिटरेरी प्रिंसिपल हैं ऑफ पैराडॉक्स, मतलब ये पैराडॉक्स का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, ये फिगर ऑफ स्पीच भी है, विरोधाभास जिसमें होता है, यानी कि टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। तो जहां पे विरोधाभास हो, टू स्टेटमेंट के बीच हो सकता है, टू सेंटेंसेस, टू आइडियाज, कुछ भी हो। तो यहाँ पे साहित्यिक एक पैराडॉक्स सिद्धांत था, द लिटरेरी प्रिंसिपल ऑफ पैराडॉक्स वाज फर्स्ट फोर ग्राउंडेड बाय। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैराडॉक्स का साहित्यिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है ग्राउंडेड किया गया? फर्स्ट फोर का मतलब होता है सबसे पहले, ग्राउंडेड मींस प्रतिपादित किया गया, बाय द्वारा, किसके द्वारा? कौन सा? द प्रिंसिपल, द लिटरेरी प्रिंसिपल ऑफ पैराडॉक्स, द लिटरेरी प्रिंसिपल ऑफ पैराडॉक्स। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो लिटरेरी प्रिंसिपल ऑफ पैराडॉक्स है, ये सबसे पहली बार किसके द्वारा ग्राउंडेड किया गया? फर्स्ट फोर ग्राउंडेड सबसे पहली बार प्रतिपादित किया गया, तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? चार ऑप्शन है आपके सामने, चारों में से एक ऑप्शन आपका सही है, तो कौन सा? बी, क्लिनिथ ब्रूक के द्वारा। किसके द्वारा? क्लिनिथ ब्रूक के द्वारा। ये क्या थे? एक एक्टिव मेंबर थे 19 न्यू क्रिटिक मूवमेंट के, 19 न्यू क्रिटिक मूवमेंट के एक एक्टिव मेंबर थे जिनका नाम था क्लिनिथ ब्रूक, को आउटलाइन द यूजेज ऑफ रीडिंग 5 poems through paradox as the method of critical interpretation. Paradox is the poetry means that tension at the surface of a verse, contradiction and hypocritic can lead to the apparent in the language of paradox. Books establish the crucial role of paradox by the demonstrating the work, okay, ecstasis finds the place in the। मतलब ये हुआ भाई कि जो क्लिनिथ ब्रूक्स थे, उन्होंने 19 न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट के एक सक्रिय सदस्य थे और आलोचनात्मक व्याख्या की एक विधि के रूप में विरोधाभास के माध्यम से 5 कविताओं को पढ़ने के उपयोग की रूपरेखा ये तैयार करते हैं। कविता में विरोधाभास का अर्थ ये है कि छंद की सतह पर विरोधाभास और पाखंड। इसके बाद विरोधाभास की भाषा से स्पष्ट हो सकता है कि जो ब्रूक्स थे, क्लिनिथ ब्रूक्स थे, उन्होंने प्रदर्शित करके विरोधाभास की महत्वपूर्ण भूमिका को स्थापित किया था इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में। अब एक 54 नंबर पे आया है, बोले कैनन ऑफ। ये कैनन कौन है? कैनन ऑफ। देखो एक शब्द दिया गया है कैनन ऑफ, तो अगर हम कैनन ऑफ की बात करते हैं, ये कौन है? ठीक है, तो ये पहले तो ये समझो यार, ये है क्या कैनन ऑफ? तो ये एक्चुअली क्या है? लॉन्गिनस। क्या है ये? एक लॉन्गिनस, ये एक बर्ड है। क्या है? ये एक बर्ड है, ध्यान बनाए रखना। कौन सा? एक्टेसिस शब्द लॉन्गिनस के महत्वपूर्ण सिद्धांत में एक स्थान पाता है। एक लॉन्गिनस के महत्वपूर्ण स्थानों में से देखो, यहां से आंसर पढ़ो। ये द बर्ड एक्टेसिस, द बर्ड एक्टेसिस की बात करेंगे, फाइंड्स पाता अ प्लेस, एक स्थान इन द क्रिटिकल कैनन ऑफ लॉन्गिनस। जो क्रिटिकल कैनन था लॉन्गिनस का, उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान किसको? इस वाले शब्द को भी मिलता है, एक्टेसिस को। एक्टेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, और ये जो एक्टेसी शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड एक्टेसिस, ओके, फॉर्म द प्रीफिक्स एज आउटसाइड
आर बियॉन्ड, जो आउटसाइड हो, बियॉन्ड हो, समझ से पर हो, ठीक है, जिसने दुनिया के बारे में अभी कुछ सोचा ही नहीं, लेकिन इन लोगों ने उसको इमेजिन कर लिया। स्टेसिस, स्टैंडिंग पोजीशन, स्टैटिक। ओके, एक्टेसा इज द स्टेम ऑफ द वर्ड एक्टेसिस। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा, जिसका मीनिंग होता है भाई ये टू पुट आउट ऑफ प्लेस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो लॉन्गिनस के द क्रिटिकल कैनन ऑफ लॉन्गिनस था, उसमें महत्वपूर्ण वर्ड एक्टेसिस था, और उस एक्टेसिस को कैनन ऑफ लॉन्गिनस की मतलब समझ रहे हो, एक क्रिटिकल कैनन ऑफ लॉन्गिनस है, ठीक है, तो उसमें एक्टेसिस वर्ड को महत्वपूर्ण जगह मिली थी, और जिसका मतलब ये यहां से ध्यान बनाए रखना, टू पुट आउट ऑफ प्लेस होता है। 55 नंबर पे देखो, 55 नंबर पे, इन हुज ओपिनियन, किसकी ओपिनियन में, द थिएटर इज नॉट अ हॉस्पिटल, थिएटर इज नॉट अ हॉस्पिटल व्हाइल रिएक्टिंग टू द अरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ कथारसिस। कथारसिस ध्यान बनाए रखना, कथारसिस क्या था, कथारसिस परगेशन ऑफ इमोशन, याद हो तो, ठीक है। अब यहां पे समझने वाली बात यह है भाई, सरल सा है, कथारसिस की अरिस्टोटेलियन अवधारणा की बात की गई है। कौन से, कथारसिस की अरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ कथारसिस, यानी कि कथारसिस के अरिस्टोटेलियन अवधारणा की बात की गई है। और अगर हम इसके अवधारणा की बात करते हैं, प्रतिपादित करते हुए, किसकी राय में, रंगमंच एक अस्पताल नहीं है। किसकी राय में, रंगमंच एक अस्पताल नहीं है। हुज ओपिनियन, किसकी राय में, द थिएटर इज नॉट एन हॉस्पिटल, कि रंगमंच जो है वो एक अस्पताल नहीं है, बाय रिएक्टिंग टू द अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ कथारसिस। तो ये राय देने वाले कौन व्यक्ति थे, किसकी ओपिनियन है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 ऑप्शन में जो डी ऑप्शन है, एफएल लुकास, इन्होंने, एफएल लुकास ने रिजेक्ट कर दिया द आइडिया that catharsis as the used Aristotle is the medieval metaphor। जो एफएल लुकास थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, इस विचार को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि अरस्तु द्वारा इस्तेमाल किया गया कथारसिस एक चिकित्सा रूपक है, एक जो है मेडिकल मेटाफर है, एंड रिमार्क किया था कि थिएटर इज नॉट अ हॉस्पिटल। और इन्हीं ने, तो ध्यान बनाए रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है कि थिएटर इज नॉट अ हॉस्पिटल। ये फ्रेज किसके द्वारा बोला गया, ये टिप्पणी, ये क्रिटिकल कमेंट किसके द्वारा किया गया, तो एफएल लुकास के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट 56 नंबर पे अगर हम बात करें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर टर्म इंट्रोड्यूस बाय होरेस। इनमें से कौन सा एक पॉपुलर टर्म नहीं है जो होरेस के द्वारा इंट्रोड्यूस नहीं किया गया इन दी आर्स पोएटिका में। किसमें, आर्स पोएटिका में। मतलब ये हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर टर्म, इनमें से कौन सा लोकप्रिय शब्द जो है, पॉपुलर टर्म, होरेस द्वारा अपनी आर्स पोएटिका में प्रस्तुत नहीं किया गया। तो आर्स पोएटिका में कौन सा शब्द जो है वो प्रस्तुत नहीं किया गया दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने फिर से हैं, ठीक है। कौन से शब्द को, 3 शब्दों को इसमें यूज किया गया है, लेकिन एक शब्द को यूज नहीं किया गया, वो है हमारा ये वाला, ए वाला शब्द। कौन सा, डेस एक्स मसीना, डेक्स एक्स मसीना। तो द टर्म डेक्स एक्स मसीना इज नॉट इंट्रोड्यूस, इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया बाय होरेस के द्वारा इन आर्स पोएटिका में। तो आर्स पोएटिका में किस किस को इंट्रोड्यूस किया गया, ये यहां से पढ़ लो, एड पिक्टोरिया को, ओके, एब ओरो को, और इन मीडियाज रेस को। इन मीडियाज रेस तो काफी पूछा जाता है आपसे, ठीक है। आर्स पोएटिका का ये द आर्ट ऑफ पोइट्री भी, आर्स पोएटिका को हम क्या कह सकते हैं, द आर्ट ऑफ पोइट्री भी कह सकते हैं। इज अ पोएम, एक पोएम है, रिटन, लिखी गई होरेस के द्वारा 19 BC में। इनमें जिसमें एडवाइस किया गया, सलाह दी गई कवियों को ऑन द आर्ट ऑफ राइटिंग पोइट्री एंड ड्रामा। पोइट्री और ड्रामा को लिखने की कला पर जो है एडवाइस दिया गया था। और पोएटिका आर इन मीडियास रेस, या अब और, एंड एट द पॉपुलर टर्म इंट्रोड्यूस बाय होरेस। ओके, आर्स पोएटिका, ये सभी पॉपुलर टर्म हैं जिनको आर्स पोएटिका में होरेस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। भाई मैंने क्या बताया, ये सभी शब्द आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं कि इन मीडियास रेस कौन सी पोएम में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो आर्स पोएटिका याद बनाए रखना, या द आर्ट ऑफ पोएट्री,
किसके द्वारा इन तीनों टर्म को, इसी में आर्स पोएटिका में था, ठीक है, इसको किसके द्वारा लिखा गया, तो होरेस के द्वारा इनको कॉइन किया गया, एट पिक्टोरिया एब ओर और इन मीडियास रेस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज होरेस मीन द फ्रेज पर्पल प्रोज। यहां पर बात किया गया है, एक फ्रेज आया है पर्पल प्रोज। देखिएगा भैया, आपके सामने एक फ्रेज आया है जिसका नाम है पर्पल प्रोज। तो ये पर्पल प्रोज जो है वो किसके द्वारा, पर्पल प्रोज, यहां पर आपके सामने चार ऑप्शन हैं। होरेस, होरेस देखो यहां पे अच्छे से देख लो 57 को, पर्पल प्रोज वाक्यांश में होरेस का क्या अर्थ है, सॉरी पर्पल प्रोज वाक्यांश से होरेस का क्या मतलब है, होरेस क्या मीनिंग इसका निकालते हैं, तो फ्लोरी लैंग्वेज, फ्लोरी लैंग्वेज अ जनरली pejorative term for writing or speech characterized by ornate, flowery or hyperbolic language is known as purple prose। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अलंकृत या बहुत बड़ा चढ़ा करके बढ़िया डेकोरेटिव ढंग से किसी शब्दों को बोलना, स्पीच करना, ठीक है, या अतिशयोक्तिपूर्ण हाइपरबोलिक भाषा की विशेषता बताने वाले लेखक या भाषण के लिए आमतौर पर पूर्ववर्ती शब्द जो होते हैं हमारे पर्पल लैंग्वेज के रूप में, पर्पल प्रोज के रूप में जाना जाता है। और ब्रायन गार्नर का नाम है, ब्रायन गार्नर नोट करते हैं दी पर्पल प्रोज को इज ड्राइव्ड फ्रॉम दी लैटिन फ्रेज ओके परपेरियस पेनस विच अपीयर इन द आर्स पोएटिका ऑफ होरेस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ब्रायन गार्नर ने नोट किया कि जो पर्पल प्रोज है वो लैटिन वाक्यांश ओके परप्यूरियस पेनस से लिया गया है, परप्यूरियस पेनस, परप्यूरियस पेनस, एक ये शब्द ध्यान बनाए रखना है, ब्रायन गार्नर याद बनाए रखना है, द पर्पल प्रोज इज ड्राइव्ड फ्रॉम द परपेरियस, ये तो हमने बता दिया, पेनस, ठीक है, और क्या याद बनाए रखना है, बाकी पर्पल प्रोज का मतलब आप फ्लोरी लैंग्वेज समझ ही गए, कभी कभी फ्लोरी लैंग्वेज होगा, ऑर्नेट हो सकता है, फ्लोरी हो सकता है, या हाइपरबोलिक लैंग्वेज हो सकता है, इन तीनों को हम क्या कहेंगे, पर्पल प्रोज कह सकते हैं। तो जो तुम्हारी मर्जी हो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। दूसरा 58 नंबर पे देखिए, 58 नंबर पर देखिएगा आपके सामने है 58 नंबर पे, अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिनस, लॉन्गिनस के अनुसार विच एस्पेक्ट, कौन सा एस्पेक्ट डज नॉट लीड टू फॉल्टी लैंग्वेज, डज नॉट लीड टू फॉल्टी लैंग्वेज, मतलब ये हुआ 58 पर देखिएगा, जो लॉन्गिनस के अनुसार कौन सा पहलू दोषपूर्ण भाषा की ओर ले जाता है, लॉन्गिनस के अनुसार कौन सा पहलू डज नॉट लीड, नहीं ले जाता है द फॉल्टी लैंग्वेज, दोषपूर्ण भाषा, फॉल्टी लैंग्वेज दोषपूर्ण भाषा। तो लॉन्गिनस के अनुसार कौन सा एस्पेक्ट, ये चार एस्पेक्ट आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से एक एस्पेक्ट ऐसा है जो फॉल्टी लैंग्वेज की ओर नहीं ले जाता है लॉन्गिनस के अनुसार, आपको वही बताना है, तो सिंप्लिसिटी, कौन सा, सिंप्लिसिटी, ध्यान बनाए रखना, सिंप्लिसिटी, अकॉर्डिंग टू लॉन्गिनस सिंप्लिसिटी इज नॉट फॉल्टी लैंग्वेज, सिंप्लिसिटी जो है वो फॉल्टी लैंग्वेज नहीं है। लॉन्गिनस क्रिटिकली applauds and condemn certain literary works and the promotes an elevation of style and essence of simplicity। यहां पर होता क्या है, जो लॉन्गिनस के अनुसार जो सिंप्लिसिटी है वो एक फॉल्टी लैंग्वेज नहीं है। लॉन्गिनस आलोचनात्मक रूप से कुछ साहित्यिक कार्यों की सराहना करता है और उनकी निंदा भी करता है, कंडेम्ड सर्टन लिटरेरी वर्क एंड प्रमोट दी, और प्रमोट किसको करता है भैया, प्रमोट करता है, देखो सादगी को, सिंप्लिसिटी को प्रमोट करता है, सेंस ऑफ सिंप्लिसिटी और एलिवेशन ऑफ स्टाइल, ये दो चीजों को प्रमोट करता है। एंड ही कौन, लॉन्गिनस प्रमोट्स करते हैं एलिवेशन ऑफ स्टाइल, एलिवेशन ऑफ स्टाइल को प्रमोट करते हैं और सेंस ऑफ सिंप्लिसिटी, सादगी, सरलता को प्रमोट करते हैं। 59 पे देखिएगा, 59 पे क्या कहा गया है, द रस थ्योरी इज स्टेटेड इन विच चैप्टर ऑफ नाट्य शास्त्र। तो कितने रस दिए गए हैं टोटल रस थ्योरी में, आपको बताना है भाई। 59 पे रस सिद्धांत नाट्य शास्त्र में किस अध्याय में बताया गया है, यानी कि रस थ्योरी स्टेटेड विच चैप्टर, कौन से चैप्टर में है आप दी नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में
रस थ्योरी को बताया गया है। तो अध्याय आप ध्यान बनाए रखेगा, अध्याय नंबर कौन सा था? 6, अध्याय नंबर 6 में। अगला एक और आपके सामने 60 पर है, ठीक है, 60 पर है, देखिएगा। भारत के अनुसार सहृदय, सहृदय अकॉर्डिंग टू भारत इज क्या है? तो ये आरपीएससी का है, अपने यहाँ ये सब है नहीं, जो आरपीएससी है वहां पर है, तो इसको ध्यान बनाए रखना। कोई नहीं, फिलहाल मैं सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ, तो सभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, चाहे वो नेट में आए हुए हों, चाहे वो आरपीएससी में हो, यानी कि किसी भी एग्जाम में आज तक कुछ भी पूछा गया वो सब एक साथ लिटरेरी टर्म को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो समझते रहिएगा, फिर भी पता नहीं क्या पूछ लें कहाँ से। आगे तो हमने क्या बताया, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो डी ऑप्शन, अ टाइप ऑफ रस। सहृदय क्या है? एक प्रकार का रस है, एक प्रकार का क्या है? रस है, जिससे हमें डिलाइट, ओके, लाफ्टर, हंसी, ये सब बहुत सारे रस है। एंगर है, हीरोइज्म उत्साह होता है, फियर भय होता है, डिस्गस्ट जुगस्पा होता है, ठीक है, विस्मय होता है, बहुत सारे रस होते हैं। अगला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, चेंज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग गिवन। अरिस्टोटल द पोएटिक्स स्टेट्स द पोएट शुड प्रीफर इन हिज नरेशन। देखो क्वेश्चन क्या गया 61 पे, 60 हो गए, अच्छा तो 60 तक ही रहने दो, 61 अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा, आपको देखने में भी दिक्कत होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।